दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में एक कमाल के साउथ मूवी थलवन को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बीपी न्यूज चैनल वाले अपने गिरते टीआरपी को बढ़ाने के लिए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को अपने शो में बुलाते हैं और उनके करियर में सॉल्व करे हुए बहुत ही मिस्टीरियस केसेस को लोगों के सामने बताने को कहते हैं। अब यहाँ वो इस बार रिटायर्ड डीएसपी उदय भानु को अपने शो में बुलाते हैं, जो अपने मेकअप रूम में बैठे होते हैं। तब इनसे मिलने उस चैनल की हेड आती है और उन्हें अपने न्यूज चैनल की टीआरपी को बढ़ाने के लिए कोई अच्छे से केस को लोगों के सामने बताने को कहती है। फिर वो उदय भानु को साल 2019 के केस के बारे में याद दिलाती है, जो कि उस टाइम पर बहुत पॉपुलर केस हुआ था, इसलिए वो उदय भानु को यही केस बताने के लिए कहती है। पर उदय भानु तो उस केस के बारे में बात करने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उस हेड के फोर्स करने पर वो उस केस की डिटेल्स बताने के लिए मान जाता है। हालांकि उदय भानु ने उसके आगे अपनी एक शर्त रखी थी कि वो जिस डेट को कहेगा उसी दिन ये शो न्यूज चैनल पर दिखाया जाएगा, जिस पर वो उसकी शर्त मान लेती है। इसके बाद उदय भानु उस केस के बारे में बताना शुरू करते हैं और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम छपरन टोटा गाँव के पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहाँ पर कार्तिक नाम के पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ होता है और वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए अपने सीनियर ऑफिसर शंकर को अपना ट्रांसफर लेटर दिखाता है, जिसे देखकर शंकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कार्तिक को पुलिस ज्वाइन किए हुए बस कुछ ही साल हुए थे और इस बीच कार्तिक के बिहेवियर की वजह से उसका ट्रांसफर बहुत बार हो चुका था। यहाँ शंकर कार्तिक को समझाने लगता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो तुम्हें अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा और सबके साथ अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। जिस पर कार्तिक भी शंकर को अलग ही टोन में जवाब देता है और कार्तिक का एटीट्यूड देखकर शंकर उसे वहाँ से जाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ एक कांस्टेबल कार्तिक को 2 साल पहले शंकर के साथ हुए इंसिडेंट की बात बताने लगता है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम इंस्पेक्टर रघु और एक इंडियन एक्ट्रेस को देखते हैं, जिसे रघु अपनी वर्दी के दम पर बहुत सताने लगता है और उसके घर पर कभी भी पहुंच जाता है। अब उसकी हरकतों की वजह से वो एक्ट्रेस शंकर को रघु की कंप्लेन कर देती है, जिससे शंकर रंगे हाथ पकड़ लेता है और रघु का ऐसा गलत काम करने की वजह से शंकर अपने सीनियर को कहकर उसे 6 महीने के लिए सस्पेंड करवा देता है। अब 6 महीने निकल जाने के बाद रघु पुलिस फिर से ज्वाइन करता है, लेकिन रघु को अब शंकर से बहुत नफरत होने लगी थी, जिसके कुछ महीने बाद शंकर अपनी वाइफ सुनीता को उसके स्कूल के बाहर छोड़ने आता है, जहाँ पर सुनीता काफी सालों से पढ़ा रही थी। अब शंकर के चले जाने के बाद जोशी नाम का आदमी स्कूल में घुसकर सुनीता को जानलेवा तरीके से मारकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके सर पर चोट लगने की वजह से सुनीता बेहोश हो जाती है। इसके कुछ दिन बाद जोशी पुलिस स्टेशन में खुद आकर सरेंडर कर देता है, जिससे पुलिस वाले सुनीता को मारने का कारण पूछने लगते हैं। जोशी उन्हें बताता है कि मुझे किसी और लड़की को मारने की सुपारी मिली थी, पर गलती से मैंने सुनीता को मार दिया। अब जोशी को सुनीता पर जानलेवा अटैक करने के जुर्म में जेल हो जाती है, जिसके बाद सुनीता को रिकवरी करने में पूरे 2 साल लग जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर कार्तिक के पास एक पुलिस वाला आकर उसे कहता है कि हमने एक मन्नू नाम के मुजरिम को पकड़ा है, जिसका कहना है कि वो आपको जानता है। यहाँ कार्तिक उस पुलिस वाले की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से उस मुजरिम को देखने जाता है कि आखिर मेरा दोस्त कौन है, जिसे देखते ही वो तुरंत उसे पहचान लेता है। दरअसल कार्तिक और मन्नू दोनों बचपन के दोस्त थे। कार्तिक मन्नू से उसके पकड़े जाने का कारण पूछता है, जिस पर मन्नू से बताता है कि मैं बहुत ही शरीफ इंसान हूँ और मैंने अपना केबल का काम शुरू किया था। वहीं दूसरे गाँव में विनायक नाम का आदमी भी यही काम करता था, जिसके कुछ महीने बाद धीरे धीरे मेरा काम सब लोगों को इतना पसंद आने लगा कि वो लोग विनायक की केबल न लगाकर मेरे पास आने लगे, जिससे विनायक को मुझसे बहुत जलन होने लगी थी। फिर विनायक मेरी केबल छुपके से काटने लगा था और जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे विनायक पर बहुत गुस्सा आया और मैं उससे लड़ने उसके गाँव पहुँच गया, जहाँ मेरी उससे काफी बहस हुई। जिसके बाद मैं उसे आखिरी वार्निंग देकर घर वापस आ रहा था, पर तभी विनायक ने मुझे किसी चीज से मारने की कोशिश करी। उससे बचने के लिए मैं साइड हो गया और उसके पैर फिसल कर कोई नुकीली चीज में लग गया और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वहीं अब मुझे अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। साथ ही मुझे डर है कि मेरी शादी होने वाली है और अगर ये बात लड़की वालों को पता चल गई कि मैं जेल में हूँ तो वो मुझसे शादी तोड़ देंगे। जिसकी सारी बात सुनने के बाद कार्तिक को मन्नू बेगुनाह लगता है और वो उसे जेल से निकाल कर घर भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रम्या नाम की औरत और उसकी बेटी को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी को पड़ोस में छोड़कर थाने आती है। यहाँ हम आपको बता दें कि रम्या उसी मुजरिम जोशी की वाइफ है, जिसने शंकर की वाइफ को मारा था और अब रम्या शंकर के पास आकर जोशी को जेल से बाहर निकालने के लिए कहती है। फिर शंकर को थाने आते ही पता चलता है कि इंस्पेक्टर कार्तिक ने मुजरिम मनु को उसकी परमिशन के बिना ही वापस घर भेज दिया है, जिस पर शंकर को कार्तिक पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपने पास बुलाकर डांटने लगते हैं कि मेरी बिना परमिशन के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मुजरिम को छोड़ने की। तब कार्तिक शंकर को बताता है कि मनु बेकसूर था, इसलिए मैंने उसे यहाँ से जाने दिया। और रही बात परमिशन की, तो मैंने आपको काफी बार कॉल करी थी, लेकिन आपने कॉल नहीं उठाई। जिसके बाद शंकर कार्तिक को कहता है कि ये पुलिस स्टेशन मेरा है और तुम्हें मेरे अंडर काम करना है। और रही बात मन्नू की, तो उसे फिर से अरेस्ट करने जा रहा हूँ। जिस पर कार्तिक भी शंकर को बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। अब शंकर उससे बहस करने के बाद मन्नू को पकड़ने उसके घर जाने लगता है, पर वह शंकर को जोशी की वाइफ रम्या रोकने लगती है। तब शंकर रम्या को डांटता है कि तुम्हें कितनी बार मना करा है स्टेशन आने को, तब भी तुम यहाँ क्यों आ जाती हो? मैं तुम्हारे पति का केस वापस नहीं लेने वाला। तब वहीं खड़ा रघु ये सब देख रहा होता है और अपने बगल में खड़े आदमी को झूठ बोलने लगता है कि रम्या के शंकर के साथ अफेयर चल रहा है। दरअसल ये अफवाह रघु इसलिए फैला रहा था ताकि वो अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। फिर शंकर वहाँ से मन्नू को अरेस्ट करने निकल जाता है और मन्नू के घर पहुंचकर उसे अरेस्ट करने लगता है। मन्नू वहाँ शंकर से कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं करा और मेरी शादी भी होने वाली है, पर शंकर तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे अरेस्ट कर लेता है, जिससे मन्नू की शादी भी टूट जाती है। यहाँ से सीन 4 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं छपरन टोटा में कोई त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं शंकर किसी को कॉल करके रात को अपने घर बुलाता है और कहता है कि आज मेरे घर पर कोई भी नहीं होगा, तो तुम बिना डरे मेरे घर आ सकते हो। अब उसी दिन मन्नू भी जेल से निकलता है, जिसने शंकर से बदला लेने का सोच लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर रघु कार्तिक के पास आकर उसे
उसे 3 दिन की लीव मांगता है और बताता है कि उसे दूसरे गांव में कुछ काम है। साथ ही वो कार्तिक को शंकर के बारे में भड़काने लगता है कि शंकर ने आपको नाइट में जानबूझकर रखा है। अब आप देखो, वो तो आराम से वह त्योहार मना रहा होगा और आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हो। तो रघु के जाने के बाद कार्तिक भी अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग के लिए निकल जाता है, जहाँ वो एक फेस्टिवल में रुककर वहाँ जश्न देख रहा होता है। पर तभी उसके पास डीएसपी उदय भानु का कॉल आता है, जो शंकर के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। साथ ही उनके साथ एक पुलिस वाला और था। यहाँ वो कार्तिक को शंकर के घर बुलाता है ताकि वो उन दोनों के बीच हुई लड़ाई में सुलह करवा सके। जिसके बाद कार्तिक भी जल्दी से शंकर के घर पहुंच जाता है और उदय भानु शंकर और कार्तिक को अपनी अपनी गलती मानने के लिए कहता है। पर ये दोनों तो अपनी जिद में अड़े होते हैं और गलती मानने से साफ इनकार कर देते हैं, जिस पर कार्तिक को शंकर पर फिर से गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अब अगले दिन शंकर के घर पर प्रशांत नाम का आदमी उसके पास सजीवन नाम के प्लम्बर को लेकर आता है और शंकर को बताता है कि कल वाले प्लम्बर ने आपका घर का काम करने के लिए मना कर दिया है, इसलिए आज मैं सजीवन को अपने साथ लाया हूँ ताकि उस प्लम्बर के अधूरे काम को पूरा कर सके और आप इसे अपने घर की चाबी देकर थाने जा सकते हैं। जिसके बाद सजीवन भी अपना काम करना शुरू कर देता है। पर तभी उसे छत से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है, जिससे सुनकर वो छत पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि शंकर छत पर खड़ा घबरा रहा है और वहीं सामने एक बोरे में रम्या की लाश पड़ी है, जिसे देखते सजीवन बहुत डर जाता है और शंकर के घर से भाग जाता है। और थोड़ी देर में शंकर के घर पर कुछ लोग आ जाते हैं और धीरे धीरे ये बात पूरे छपरन टोटा में फैल जाती है। जिसके बाद कार्तिक भी अपनी टीम के साथ शंकर को हिरासत में ले लेता है और वह उदय भानु कार्तिक को साइड ले जाकर उसे समझाने लगता है कि अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए सीनियर ऑफिसर आने वाले हैं और तुम जानते हो कि कल रात मैं भी शंकर के साथ उसकी छत पर बैठकर पी रहा था, तो तुम ये बात उन ऑफिसर के आगे मत बोलना। अब उन ऑफिसर के आने के बाद वो शंकर से रम्या के बारे में पूछने लगते हैं कि आखिर तुम रम्या को कैसे जानते हो। तो शंकर उन्हें बताता है कि रम्या के पति जोशी ने मेरी वाइफ को मारने की कोशिश करी थी, जिसके जुर्म में मैंने उसे अरेस्ट कर लिया और रम्या मेरे पास अपने पति को जेल से निकलवाने के लिए बार बार आया करती थी। अब ऐसे ही कल शाम 4 बजे रम्या मेरे घर अपने पति की बात करने आई थी और उस टाइम मेरे घर पर मैं अकेला ही था और मेरी पत्नी सुनीता अपने घर गई थी, जहाँ रम्या मेरे आगे बहुत गिड़गिड़ाने लगी थी, पर मैंने उसे डांट कर अपने घर से वापस भेज दिया था। जिसके बाद वो सीनियर ऑफिसर सजीवन को बुलाकर शंकर की कई बात के बारे में पूछने लगता है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि रम्या कल शाम को 6 बजे शंकर के घर आई थी और उसके साथ उसकी बेटी भी थी, जिसे शंकर बीच में रोककर ऑफिसर को बोलने लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, उस टाइम 4 बज रहे थे और वो रम्या अकेली आई थी। अब दोनों के बयान लेने के बाद सीनियर ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इनमें से सच कौन कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रम्या के बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है और ये बात मीडिया से पूरी शहर में फैल चुकी है, जिसके बाद पूरा शहर बस शंकर को अरेस्ट करने के लिए प्रोटेस्ट करने लगा था। अब बढ़ते प्रोटेस्ट को देखकर पुलिस को न चाहकर भी शंकर के घर जाकर उसे अरेस्ट करना पड़ता है। यहाँ हम देखते कि शंकर को अरेस्ट करते समय रघु बहुत खुश हो रहा था। इसके बाद सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जज शंकर को 15 दिन के लिए रिमांड पर डाल देते हैं और वो पुलिस को इस केस की जल्दी से तहकीकात पूरी करने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर कार्तिक अपने मामा के घर उनसे मिलने जाता है, जो कि एक रूलिंग पार्टी में मिनिस्टर हैं। यहाँ उसके मामा कार्तिक को शंकर के केस को लीड करने के लिए कहते हैं, जिस पर कार्तिक अपने मामा को बताता है कि ये केस मेरे अंडर नहीं है और ये केस सिर्फ वही लीड कर सकता है जो इंस्पेक्टर शंकर से सीनियर पोस्ट पर हो और मैं तो उनका जूनियर हूँ। तब उसके मामा से कहता है कि मैं सीनियर ऑफिसर से बात कर लूंगा और केस को तुम लीड करोगे। बस आखिर में ये केस सॉल्व होने के बाद नाम उन्हीं ऑफिसर का आएगा। अब कार्तिक भी अपने मामा के कहने पर इस केस को लीड करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहाँ उदय भानु कार्तिक को ताने मारने लगता है कि अब तो ये केस तुम्हारे अंडर है, तो तुम शंकर को कैसे फंसाना चाहोगे। जिस पर कार्तिक उदय भानु को बिना कुछ भी कहे वहाँ से रम्या की पड़ोसन के पास उस केस की इंक्वायरी करने के लिए निकल जाता है, जहाँ पहुंचकर वो उसकी पड़ोसन से पूछता है कि क्या रम्या इंस्पेक्टर शंकर के अलावा किसी और पुलिस वाले से बात करती थी। जिस पर पड़ोसन कहती है कि हाँ सर, एक बार रम्या के घर एक पुलिस वाला और उसकी वाइफ आई थी और वो उसके घर काफी देर तक रुके थे, लेकिन वो अपने काम में बिजी थी तो मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शंकर का जेल में किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और धीरे धीरे जेल के सभी कैदी उसे लड़ने लगते हैं, जिन्हें शंकर अपने बचाव में मारता भी है। लेकिन इसी बीच जोशी शंकर के पेट में कोई नुकीली चीज मार देता है और अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है। तभी वहाँ पुलिस की टीम आती है और शंकर को जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाती है। जिसके बाद कार्तिक जेल पहुँचकर जोशी से ऐसा करने का कारण पूछता है। जोशी बताता है कि शंकर ने मेरी बेटी को किडनैप किया है और रम्या को मारा भी है। और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते कि रम्या अपनी बेटी के साथ रिक्शा में शंकर के घर जा रही है और वो काफी खुश है। जिसके बाद वो अपने पति जोशी को जेल में कॉल करती है और जोशी को बताती है कि शंकर सर ने मुझे कॉल करके अपने घर बुलाया है और उन्होंने शिंटो नाम के रिक्शा वाले को मुझे लेने के लिए भी भेजा है, यानी हो सकता है कि अब वो तुम्हें जेल से रिहा कर दें। कार्तिक जोशी की सारी बात सुनने के बाद सोचने लगता है कि उदय भानु सर ने उसे फाइल दी, उसमें किसी ऑटो ड्राइवर शिंटो का नाम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शंकर के पेट पर ज्यादा बड़ा घाव आने की वजह से उसे कोर्ट से बेल मिल जाती है और घर पर रहने के लिए कहा जाता है। अब घर पहुँचने के बाद शंकर ने सोच लिया था कि वो अपना केस खुद ही इन्वेस्टिगेट करेगा और अपने आप को कोर्ट में बेगुनाह साबित करेगा। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि कोई चंद्रनाथ नाम का आदमी चुपके से शंकर के घर में घुसने की कोशिश करने लगता है, पर वहाँ के लोग उसे ऐसा करते देख लेते हैं और मार मार कर उसे पुलिस के हवाले भी कर देते हैं। तब इंस्पेक्टर कार्तिक चंद्रनाथ को ऐसा करने के लिए बहुत मारता है और शंकर के घर चोरी चुपके जाने का कारण पूछता है। जिस पर चंद्रनाथ बताता है कि रम्या का मर्डर जरूर शंकर की वाइफ सुनीता ने करा होगा, क्योंकि बाहर हर जगह यह अफवाह फैल रखी है कि शंकर और रम्या का अफेयर चल रहा है और हो सकता है किसी बात पर सुनीता ने रम्या का मर्डर कर दिया हो। अब उसी रात हम देखते हैं कि शंकर के घर पर कोई अनजान आदमी घुसकर शंकर की बाइक को जला के वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर जब ये बात कार्तिक को पता चलती है तो वो अपनी टीम को लेकर शंकर के घर पहुँच जाता है, जहाँ वो शंकर के घर के बाहर हर जगह उस आदमी के एविडेंस ढूंढने लगता है। तभी कार्तिक को शंकर के गेट पर शादी का कार्ड लगा मिलता है, जिसे देखने के बाद पुलिस वालों को मनु पर शक होता है, क्योंकि शंकर की वजह
वजह से ही उसकी शादी टूट गई थी। इसके बाद पुलिस वाले मनु को अरेस्ट करके उसे बहुत मारते हैं, पर तभी वहाँ कार्तिक आकर उन्हें डांटने लगता है। वो कहता है कि कोई भी क्रिमिनल अपने खिलाफ एविडेंस छोड़कर नहीं जाता और मनु को कोई फंसाना चाहता है। अब कार्तिक मनु से पूछता है कि तुम्हें कौन फंसा सकता है, जिस पर मनु विनायक का नाम बोलता है। इसके बाद कार्तिक अपनी टीम के साथ विनायक को अरेस्ट करने निकल जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि विनायक किसी और गाँव में काम करने के लिए गया है। फिर कार्तिक उस गाँव के पुलिस वाले रमेश को कॉल करके विनायक के बारे में पता लगाने को कहता है, जो उसे रात में ही कॉल करके बताता है कि विनायक किसी गाँव में है, पर उसका 2 दिन पहले छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसके अगले दिन कार्तिक विनायक से मिलने हॉस्पिटल में आता है और वो विनायक की हालत देखकर समझ जाता है कि ये काम वो बिल्कुल नहीं कर सकता। अब कार्तिक अपने दोस्त मनु को कॉल करके ये सारी बात बताने लगता है, जिसका कॉल उसकी माँ उठाती है और वो कार्तिक पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा डर के कहीं भाग गया और अब तुम्हें ही मनु को ढूंढ कर लाना होगा। जिसके बाद कार्तिक वहाँ से जाने लगता है, पर तभी कार्तिक को उस गाँव का कांस्टेबल रोककर बताता है कि कुछ साल पहले इंस्पेक्टर शंकर का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था, जिनका झगड़ा किसी शिंटो नाम के आदमी के साथ हो गया था। अब यहाँ कार्तिक शिंटो का नाम सुनते ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जेल में जोशी ने भी उस ऑटो ड्राइवर का नाम शिंटो बताया था। अब केस काफी घूमता जा रहा था। जिसके बाद कार्तिक उस गाँव के पुलिस स्टेशन जाकर शिंटो की फाइल देखता है। यहाँ उसे एक पुलिस वाला उस टाइम हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है कि जब इंस्पेक्टर शंकर का यहाँ ट्रांसफर हुआ था, तब उनका झगड़ा शिंटो की गैंग के साथ हुआ, जिनको शंकर ने बहुत मारा और जेल में डाल दिया था। अब शिंटो के गैंग में उसी गाँव के कांस्टेबल रमन का बेटा भी था और रमन को जब इस बात का पता चला तो उसको अपने बेटे के करियर की काफी ज्यादा चिंता होने लगी। इसलिए उसने इंस्पेक्टर शंकर से बात कर उस केस को यहीं बंद करवा दिया था। जिसके बाद कार्तिक रिटायर्ड कांस्टेबल रमन के घर जाता है, जहाँ वो उसी केस के बारे में पूछने लगता है। तो रमन बताता है कि मेरे बेटे अरुण को छोटी उम्र से ही नशे की आदत हो गई थी और एक दिन अरुण अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था, जिनके साथ एक लड़की भी थी। वहाँ उन्हें किसी कांस्टेबल ने जंगल में घूमता देख लिया और गलत गलत कहने लगा कि इतने सारे लड़कों का एक लड़की के साथ कैसे चल पाएगा। जिस पर वहाँ खड़े सभी लोग उस कांस्टेबल को बहुत ज्यादा मारते हैं और उसी समय शंकर भी कार से कहीं जा रहा था, जहाँ वो उस कांस्टेबल की बाइक देखकर रुक गया और वहाँ सभी लड़कों को मारने लगा। इसी बीच शिंटो ने शंकर पर कोई नुकीली चीज से मारने की कोशिश करी, लेकिन शंकर ने उन सबको पीट कर अरेस्ट कर लिया। इसके बाद मैंने शंकर सर से बात कर इस केस को दबा दिया और अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया और अब वो वहीं रहकर काम भी करता है। साथ ही वो कहता है कि मुझे शिंटो के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने तो काफी टाइम से उसे देखा भी नहीं। अब कार्तिक रमन की सारी बात सुनने के बाद वहाँ से छपरन टोटा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शंकर अपने घर पर बैठकर रम्या की बॉडी उसके छत पर कैसे आई वही सोच रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उस दिन प्रशांत सजीवन नाम के प्लम्बर को उसके पास लेकर आया था, जिसके पास उसके घर की चाबी भी थी। अब अगले दिन शंकर किसी से पूछकर सजीवन के काम के साइट पर पहुंच जाता है, जहाँ सजीवन शंकर को देखते ही डर के मारे भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ थाने में कार्तिक से मिलने चंद्रनाथ आता है, जो उसे बताता है कि उसने इस केस को सॉल्व कर लिया है और रम्या के कातिल का पता चल गया है। जिस पर कार्तिक उससे मर्डर के बारे में पूछने लगता है, तो चंद्रनाथ उसे बताता है कि कातिल कोई और नहीं आप हैं, क्योंकि आपका शंकर के साथ काफी झगड़ा होता था और इसलिए आपने रम्या को मारकर उसकी लाश शंकर की छत पर रख दी ताकि पुलिस शंकर को अरेस्ट करे और आप सीनियर पोस्ट पर आ जाएं। ये बातें सुनकर कार्तिक को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जेल में डाल देता है, क्योंकि वो कुछ भी मनगढ़ंत बातें बता रहा था। तभी कार्तिक के पास उसकी टीम से किसी ऑफिसर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि हमें पता चला है कि रम्या के घर के पास एक कैमरा लगा है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि रम्या किस रिक्शा में बैठकर जा रही है और हमें उस फुटेज में रिक्शा का नंबर भी मिला, जिससे हमने उसका एड्रेस भी निकाल लिया है। इसके बाद कार्तिक अपनी टीम के साथ उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और शॉकिंग बात तो ये थी कि वो घर रघु का होता है। यहाँ कार्तिक रघु को देखकर उससे पूछने लगता है कि तुम तो इस गाँव में नहीं थे और तुमने मुझसे लीव भी ली थी, जिस पर रघु बताता है कि वो आज सुबह ही अपने घर वापस आया है। इसके बाद पूरी टीम रघु के घर की तलाशी लेने लगती है, जहाँ वो देखते कि रघु ने अपने घर के किनारे पर एक ऑटो को छुपा रखा है, जिसके अंदर उन्हें खून लगा चाकू भी मिलता है। अब कार्तिक उस चाकू पर लगे खून के बारे में पूछने लगता है, तो रघु से बताता है कि ये ऑटो उसके बड़े भाई का है और 2 साल से वो यहीं खड़ा है। रही बात इस चाकू की, तो आज हमने एक बकरे को काटा था और ये खून उसी बकरे का है। हालांकि कार्तिक को रघु की बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो रघु को अरेस्ट कर लेता है। अब उसी रात हम देखते हैं कि कोई अनजाना आदमी रम्या की बेटी को उसी के घर के बाहर छोड़कर चले जाता है और अगले दिन जब ये बात कार्तिक को पता चलती है, तो वो उस बच्चे से मिलने उसके पास आता है। जिसके बाद वो उस बच्चे से पूछता है कि वो अब तक कहाँ थी, लेकिन वो तो अपनी माँ के बारे में जानने के बाद बस रो ही जा रही थी। वही दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रमेश कार्तिक से मिलने उसके घर आता है, पर ताला लगा होने की वजह से वो कार्तिक को कॉल करता है। फिर वो कार्तिक को बताता है कि उसने शिंटो के बारे में पता लगा लिया है, जो किसी सामान लोडिंग कंपनी में काम करता है। इसके बाद कार्तिक अपनी टीम के साथ शिंटो को पकड़ने उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें शिंटो नहीं मिलता। तभी उन्हें शिंटो के साथ रहने वाले आदमी से पता चलता है कि कुछ दिन पहले शिंटो किसी छोटी बच्ची को यहाँ पर लेकर आया था और कुछ दिन बाद वो उस बच्ची को लेकर कहीं छोड़ आया। साथ ही वो कार्तिक पर गुस्सा होने लगता है कि जब देखो कोई ना कोई यहाँ कर शिंटो के बारे में पूछने लगता है। मैं भी परेशान हो गया हूँ। जिस पर कार्तिक उसे शंकर की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या यही आदमी है जो शिंटो के बारे में पूछने आया था। तब वो आदमी बताता है कि हाँ, कुछ घंटे पहले यही आदमी शिंटो को ढूंढने यहाँ आया था, जिनके बीच काफी लड़ाई हुई, लेकिन शिंटो शंकर के सर पर कुछ मारकर यहाँ से भाग गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शंकर ने सजीवन का पता लगाकर उसे पकड़ लिया है और वो उससे पूछता है कि तुम उस दिन भागे क्यों थे। सजीवन उसे बताता है कि मुझे आपको देखकर डर लग गया था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। अब अगले दिन कार्तिक अपने सीनियर ऑफिसर को इस केस की सारी डिटेल बताता है कि शिंटो ने रघु के भाई का ऑटो नंबर कॉपी करा और रम्या को शंकर के घर पर छोड़ा ताकि इस केस में रघु फंस जाए। लेकिन हमें शिंटो के साथ रहने वाले आदमी से पता चला है कि शिंटो कुछ दिन के लिए रम्या की बेटी को अपने घर पर लाया था, इसलिए मुझे लगता है कि इन सबके पीछे शिंटो का ही हाथ है और अब मैं उसे जल्दी पकड़कर इस केस को सॉल्व कर दूंगा। अब उसी रात शंकर को किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, जो उसे बताता है कि इंस्पेक्टर कार्तिक तुम्हें फंसाने वाला है, इसलिए वह शिंटो को मारकर तुम्हारे घर पर उसकी लाश रख देगा ताकि तुम फिर से फंस जाओ। ये सब जानने के बाद शंकर कार्तिक के घर पहुंच जाता है, जहाँ वो
वो देखता है कि कार्तिक के घर किसी ने ऑटो छोड़ रखा है और उसमें शिंटो की लाश है। ये देखते शंकर को उस आदमी की कई बात पर विश्वास हो जाता है और फिर इन दोनों में काफी तगड़ी लड़ाई होती है। पर आखिर में इन्हें समझ आता है कि असली कातिल कोई और है जो इन सबको फंसाना चाहता है। इसके बाद कार्तिक और शंकर अपनी कार में वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि कातिल ने उदय भानु को शिंटो की लाश के बारे में कॉल करके बता दिया था। तभी कार्तिक के पास इंस्पेक्टर रमेश का मैसेज आता है जो कार्तिक को बताता है कि उसे कातिल के बारे में एविडेंस मिला है और आप जब भी फ्री हो मुझे कॉल करना। जिसके बाद कार्तिक रमेश को कॉल करने लगता है लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। अब ये दोनों रमेश के घर उससे मिलने जाते हैं जहाँ उन्हें रमेश की माँ बताती है कि वह थोड़ी देर पहले यहाँ से पासपोर्ट ऑफिस गया है। जिसके बाद कार्तिक और शंकर पासपोर्ट ऑफिस पहुंचकर रमेश के बारे में पूछने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो थोड़ी देर पहले यहाँ था और उसने 6 लोगों के पासपोर्ट के बारे में पता लगाने को कहा था। हालांकि उस पासपोर्ट से उन्हें 2 लोगों के नाम ही पता चले जिनके नाम थे अरुण और शिंटो। तभी शंकर के पास किसी पुलिस वाले का कॉल आता है और वो इंस्पेक्टर रमेश की आखिरी लोकेशन के बारे में बताता है। जिसके बाद ये दोनों रमेश की आखिरी लोकेशन पर पहुंचते हैं और इस जगह को देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये तो उसी रिटायर्ड कांस्टेबल रमन का घर था। अब कार्तिक माँ किसी आदमी को रमेश की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछने लगता है कि ये आदमी यहाँ आया था या नहीं। जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ सर, ये आदमी कुछ टाइम पहले यहीं पर था। वो बताता है कि हमें थोड़ी देर पहले ही पता चला कि अरुण की मौत हो गई है। उसके बाद हमने इस आदमी पर ध्यान नहीं दिया और ये कब गायब हो गया मुझे भी नहीं पता। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि उदय भानु और उसका सीनियर ऑफिसर मिलकर शंकर और कार्तिक को अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें कार्तिक के घर पर शिंटू की लाश मिली थी और शंकर तो उनका प्राइम सस्पेक्ट था ही। वही हम देखते हैं कि कार्तिक और शंकर दोनों छुपकर केस को सॉल्व करने में लगे हैं। अब कार्तिक के पास उसकी टीम मेंबर का कॉल आता है और वो कार्तिक को शॉकिंग बात बताता है कि अरुण ने कभी भी उस पासपोर्ट का यूज नहीं किया और न ही उसने कभी बाहर ट्रैवल किया। जिसके बाद कार्तिक सोचता है कि रमन ने तो कहा था कि उसका बेटा फॉरेन में नौकरी कर रहा है। तब कार्तिक और शंकर रात में ही रमन के घर पहुंच जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। तब रमन उन्हें आज सब कुछ बताता है कि जब इंस्पेक्टर शंकर ने जंगल में अरुण और उसके दोस्तों को पकड़ा था तब उनके साथ जो एक लड़की थी वो अरुण की गर्लफ्रेंड थी और उसने अरुण को पिटते हुए देख लिया था। जिसके बाद मैंने शंकर सर से बात कर इस केस को बंद करवा दिया लेकिन अरुण से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पिटते हुए देख लिया है और इसी गम में उसने आत्महत्या कर ली थी। फिर मैंने अरुण की लाश को अपने घर में दफना दिया और बाहर गाँव में सबको बता दिया कि मेरा बेटा फॉरेन में पढ़ने गया है। फिर मेरे अंदर ही अंदर शंकर से बदला लेने की आग जल रही थी, इसलिए मैंने जोशी को पैसे देकर सुनीता पर हमला करवाया। यानी कि जोशी उस टाइम पर किसी और लड़की को नहीं बल्कि सुनीता को ही मारने आया था। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच गई। वही दूसरी तरफ जोशी ने ये बात रम्या को बता रखी थी कि वो सुनीता को मार देगा। अब आपको याद है कि शंकर जब मनु को अरेस्ट करने जा रहा था तब रघु ने किसी आदमी से शंकर के बारे में अफवाह उड़ा दी कि शंकर और रम्या का अफेयर चल रहा है। दरअसल वो आदमी रमन का ही आदमी था जिसने रमन को इन दोनों के अफेयर की सारी बात बता दी। इसे जानने के बाद रमन को अपने पकड़े जाने का डर लगने लगा कि रम्या और शंकर का चक्कर चल रहा है और जोशी ने रम्या को सुनीता के मर्डर के बारे में सब कुछ बता रखा है तो कहीं रम्या ये बात शंकर को ना बता दे और फिर पुलिस रमन को अरेस्ट कर लेगी। जिसके बाद रमन ने शिंटो की मदद लेकर रम्या के घर भेजा और झूठ बुलवाया कि आपको शंकर ने अपने घर बुलवाया है। फिर शिंटो रम्या को बैठाकर शंकर के घर ले गया और वहाँ से रमन के पास ले आया जहाँ उन दोनों ने मिलकर रम्या को जान से मार दिया और रात होने के बाद क्रेन की मदद से जंगल की छत पर उसकी लाश को डाल दिया। अब इधर शिंटो के पास रम्या की बेटी थी जो काफी ज्यादा रोती थी, इसलिए शिंटो ने रात को उस बच्ची को उसके घर के बाहर छोड़ दिया। जिसके बाद शिंटो रमन के पास आकर उसे ज्यादा पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा था। इस पर रमन शिंटो को भी मरवा देता है और कार्तिक के घर के पास उसकी लाश ऑटो में रखवा देता है। अब सारे एविडेंस मिलने के बाद रमन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसी के घर पर रमेश भी मिल जाता है जिसे उसने किडनैप करके रखा था। अब यहाँ से सीन बीपी न्यूज चैनल पर शिफ्ट होता है जहाँ उदय भानु ने ये पूरा केस मीडिया वालों को सुनाया था। फिर वो इस केस को टेलीकास्ट करने की डेट बताकर वहाँ से चले जाता है। जिसके कुछ दिन बाद मीडिया वाले उदय भानु की बताई डेट पर उस केस को टेलीकास्ट करते हैं और शॉकिंग बात तो ये थी कि उसी दिन उदय भानु का मर्डर हो जाता है। अब उदय भानु को किसने मारा और आखिर उसी दिन उसका मर्डर क्यों हुआ, जिस दिन छपरा टोडा का केस न्यूज में दिखाया गया, ये आपको इसके अगले पार्ट में पता चलेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।